दोस्तों, अपराध कथा में आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जो भारत के केरल में हुए ऐसे हत्याकांड के बारे में है जिसमें कत्ल से ज्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन चर्चा का विषय रही और इसे माना जाता है आज तक की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री। क्योंकि इस केस में शुरू से बस उलझन ही उलझन थी। सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं था सिवाय ड्रम में ईंट और कंक्रीट में दबी कुचली टूटी फूटी कुछ हड्डियों के, सड़कर गल चुके कपड़ों के और कुछ पुराने करेंसी के टुकड़ों के। तो जब कोई सुराग ही नहीं था तो कैसे मर्डर केस सॉल्व हुआ, आइए जानते हैं। दिन था 8 जनवरी 2018 का। केरल के एर्नाकुलम में कुंबलम के पास एक नदी के किनारे नीला ड्रम पड़ा था जो कई महीनों से यूं ही वहां पड़ा हुआ था। लोगों ने उस ड्रम पर पहले तो गौर नहीं किया, लेकिन जब उससे बेहद गंदी बदबू आनी शुरू हो गई तो वहां से आने जाने वाले लोगों का ध्यान उस पर जाने लगा। एक दिन कुछ मछुआरे ने सोचा कि क्यों ना इस ड्रम को खोलकर देखा जाए कि आखिर इसमें है क्या। लेकिन जैसे ही वे उस ड्रम के पास पहुंचते हैं तो वह बदबू और ज्यादा आने लगी। उन्हें शक हुआ कि हो ना हो ये बदबू, ये दुर्गंध किसी लाश की है, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ड्रम को काटना शुरू किया। जैसे ही ड्रम को काटा उसके अंदर कंक्रीट और ईंटें भरी हुई थी। पुलिस ने फिर लोहे की रॉड से उसे तोड़ा तो उसमें इंसानी कंकाल पड़ा हुआ मिला। उसकी बहुत सी हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बची हुई थी, जैसे खोपड़ी और पैर का हिस्सा। कंक्रीट को और तोड़ा गया तो उसमें एक कपड़े का टुकड़ा, बालों का एक गुच्छा, एक अंडरगारमेंट, चांदी की चेन और कुछ इंडियन करेंसी मिली। इन सभी चीजों को फोरेंसिक जांच के लिए एर्नाकुलम के एक मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। अब डॉक्टर्स के सामने काफी चुनौतियां थी। उन्हें सबसे पहले तो ये पता करना था कि ये कंकाल किसी मर्द का है या औरत का, मरने वाले की उम्र क्या थी और उसकी मौत का कारण क्या था। इसमें सबसे पहले हड्डियों को रीअरेंज किया गया ताकि उसकी हाइट पता लगाई जा सके। जबड़ों की हड्डियों को रिकंस्ट्रक्ट किया गया ताकि मरने वाले की उम्र और जेंडर पता किया जा सके। वैसे जो बालों के गुच्छे मिले थे उनसे लग रहा था कि लाश किसी औरत की थी, लेकिन आजकल लड़के भी लंबे बाल रखते हैं, इसलिए बालों से पता लगाना थोड़ा मुश्किल था कि ये लड़के की लाश है या लड़की की। आगे जांच में पता चला कि मरने वाले की हाइट एवरेज थी। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो यह साफ हो गया कि लाश किसी लड़की की है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। 3 दिन बाद यानी 8 जनवरी से 11 जनवरी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती रही। हड्डियों से जितनी भी जानकारी मिलनी थी लगभग मिल चुकी थी। अब बारी थी बाकी मिली चीजों की जांच करने की। वहीं पुलिस भी जांच में जुटी हुई थी। तभी उन्हें शक हुआ कि हो ना हो ये हत्या नवंबर 2016 से पहले की होगी, क्योंकि मरने वाले के पास से जो 3 500 के नोट मिले थे वे नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद बंद हो चुके थे। यानी हत्या 8 नवंबर 2016 से पहले हुई होगी। और नदी के पास रहने वाले कुछ लोगों ने बताया भी कि वे लोग ड्रम को सितंबर 2016 से देखते आ रहे हैं। उन्हें लगता था कि ये कहीं से बहकर आया होगा, इसलिए किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। पुलिस को अब तक कुछ जानकारी तो मिल चुकी थी, लेकिन और भी जानकारियां उन्हें चाहिए थी, इसलिए जांच को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया गया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे सीबी टॉम, जिनकी गिनती उन ऑफिसर्स में होती है जो मुश्किल से मुश्किल केसों को आसानी से सुलझा देते हैं। लेकिन जब यह केस उनके पास आया तो पहली बार में वो भी उलझन में पड़ गए, क्योंकि इससे पेचीदा केस उन्होंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा था। 11 जनवरी 2018 की शाम को सीबी टॉम को एक कॉल आया। ये कॉल पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का था। उन्होंने बताया कि उन्हें पैर की हड्डी से एक स्क्रू वाशर मिला है। पता नहीं वो आपके केस में काम आएगा या नहीं। हो सकता है मरने वाले का एक्सीडेंट हुआ हो और सर्जरी के समय इसे पैर पर लगाया गया हो। इस पर कुछ लिखा भी हुआ है, लेकिन हमारे पास इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं है कि इसमें क्या लिखा है वो पता लगा सके। अगर आप कुछ इंतजाम कर सको तो इसका पता लगाया जा सकता है। सीबी टॉम ने फिर जुगाड़ करके हाई रेजोल्यूशन के कैमरे का इंतजाम किया। फिर इसकी मदद से पता लगा कि स्क्रू वाशर पर पिटकर लिखा है। इसी के साथ इस प्रोडक्ट का बैच नंबर भी उसमें लिखा हुआ था। पिटकर पुणे की एक कंपनी है जो कि सर्जरी का सामान बनाती है। अब इस कंपनी और उसके क्लाइंट के बारे में पता लगाना शुरू किया गया। सीबी टॉम को पता चला कि पिटकर कंपनी की केरल में सिर्फ एक ही ब्रांच है, वही पूरे केरल में सर्जिकल सामान सप्लाई करती है। इत्तेफाक से ब्रांच एर्नाकुलम में ही निकली। सीबी टॉम अपनी टीम के साथ पुणे पहुंचे और उनसे पूछताछ की। मैनेजर ने बताया, हम सालों से सर्जिकल सामान की डील कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो बताएं, क्योंकि ऐसे पता लगाना कि हमने ये सामान कब और किसे बेचा था मुश्किल है।
तब सीबी टॉम ने बताया कि ये कत्ल सितंबर 2016 से पहले हुआ है। उन्होंने 2016 की सारी जानकारी मांगी। फिर ब्रांच ने सारा डाटा खंगाला। पता चला कि कुल 161 स्क्रू वॉशर की डिलीवरी उनके यहाँ से हुई थी, जिनमें से 155 महाराष्ट्र और गुजरात में डिलीवर हुए थे। बाकी के 6 एर्नाकुलम के आसपास के इलाकों में डिलीवर हुए। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें इन 6 लोगों के घर पहुंची जिनको ये स्क्रू लगाए गए थे, जिनमें से 5 तो आसानी से मिल गए, लेकिन उन्हें एक नहीं मिल रहा था और रिकॉर्ड के अनुसार वो थी 54 साल की शकुंतला। पुलिस फिर उस हॉस्पिटल में पहुंची जहां शकुंतला का ऑपरेशन हुआ था। वहां का सारा डाटा खंगाला गया, लेकिन शकुंतला के नाम के अलावा उन्हें वहां कुछ भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन विजिटर्स बुक में पुलिस को एक नाम कई बार दिखा। वो नाम था अश्वती दामोदरन का, जो इस शकुंतला से कई बार मिलने आई हुई थी, जिसका एड्रेस भी वहां लिखा हुआ था। पुलिस अश्वती के घर पहुंची। पूछताछ में अश्वती ने बताया कि शकुंतला उसकी मां है और वह सितंबर 2016 से लापता है। पुलिस ने पूछा कि अगर वे लापता हैं तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। अश्वती ने बताया कि हमारी आपस में नहीं बनती है, वो मुझसे बात करें या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। पुलिस ये सब सुनकर दंग रह गई। पुलिस को इसी के साथ उस पर शक भी हुआ, इसलिए उन्होंने उसका कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू किया। पूछताछ के दौरान एक कहानी सामने आई। पता चला कि अश्वती एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसकी मां शकुंतला को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर भी बेटी ने भागकर उस लड़के से शादी कर ली, जिसके बाद अश्वती के 2 बच्चे हुए। लेकिन पति के साथ अश्वती का रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और दोनों ने साल 2016 के शुरुआती महीनों में एक दूसरे से तलाक ले लिया। शकुंतला का पति जेल में था और बेटी अश्वती के अलावा उसका कोई और था नहीं। वो अलग एक किराए के घर में रहती थी। वो लॉटरी के टिकट बेचकर गुजारा करती थी। तलाक के बाद अश्वती भी दोबारा अपनी मां के साथ ही रहने लगी। वहीं पर अश्वती की मुलाकात टीएम सजित से हुई। जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सजित कई बार अश्वती के साथ ही उसकी मां वाले मकान में ही रहता था, यानी लिव इन रिलेशनशिप में। अश्वती को भी लगा कि उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए भी सहारा मिल गया है, लेकिन अश्वती की मां शकुंतला को यह सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सितंबर 1, 2016 का दिन था। शकुंतला अपनी बेटी अश्वती की स्कूटी में कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने शकुंतला को अस्पताल में भर्ती करा दिया। यहाँ शकुंतला की एंकल सर्जरी हुई और ये स्क्रू लगाया गया। शकुंतला को सितंबर 15, 2016 को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया। इसलिए बच्चों और अश्वती को भी कोई इन्फेक्शन न हो जाए, इसलिए अश्वती अपनी दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर एक लॉज में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए चली गई। लेकिन सजित अभी भी वहीं रह रहा था। जब कुछ दिन बाद अश्वती वापस घर लौटकर आई तो घर में उसे मां शकुंतला नहीं दिखी। उसने सजित से पूछा कि मां कहाँ है। सजित ने बताया कि उसकी मां शकुंतला अपनी दोस्तों के पास दिल्ली चली गई है। इसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं है, अब वो कहाँ है। पुलिस ने फिर अश्वती से पूछा तो सजीत कहाँ है। अश्वती ने बताया कि इसी साल 2018 में 9 जनवरी को ही सजीत की भी अचानक मौत हो गई। उसे हार्ट अटैक हुआ था। यह वही तारीख थी जिस दिन अखबारों में झील किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबरें छपी थी। पुलिस को यह बात काफी अटपटी लगी, इसलिए उन्होंने ये बात उस अस्पताल से भी कंफर्म की जहां सजीत को इलाज के लिए ले जाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि हाँ, सच में सजीत की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अब फिर से पुलिस के लिए यह केस और भी पेचीदा हो गया। पुलिस ने फिर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि सजीत पहले से शादीशुदा था और उसकी एक पत्नी भी है, जबकि अश्वती के साथ वो सिर्फ लिव इन रिलेशन में रहता था। पुलिस ने भी जैसे तैसे सजीत की पहली पत्नी सरिगा का पता लगाया तो उन्हें नई कहानी पता चली। सरिगा ने बताया कि उसकी और सजीत की शादी को 8 साल हो गए थे, फिर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। सजीत को बच्चों से काफी लगाव था, इसलिए उसका अफेयर अश्वती से शुरू हो गया। इस बात का पता जब सरिगा को लगा तो सजीत ने उसे यह कहकर मना लिया कि अश्वती की देखरेख के लिए कोई भी नहीं है और ऐसे में उन्हें उसे सहारा देना चाहिए, इससे उन्हें भी बच्चों का सुख मिल जाएगा। सरिगा भी इस बात के लिए मान गई और उसने अश्वती के साथ सजीत के अफेयर को मंजूरी दे दी। लेकिन इस बात का पता जब शकुंतला को लगा तो वह काफी गुस्से में आ गई। उसने कहा कि वह इस बारे में अपनी बेटी को बता देगी। सरिगा ने बताया कि मैं और मेरे पति शकुंतला को समझाने के लिए उसके घर भी गए। उस समय अश्विता एक लॉज में ही रह रही थी, लेकिन शकुंतला हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी और नाती नातिन से तुम्हें दूर करके ही रहूंगी। सरिगा ने बताया कि इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। फिर पुलिस ने सजीत के दोस्तों से भी पूछताछ की। एक दोस्त ने बताया कि सजीत ने उनसे एक नीले रंग का ड्रम मंगवाया था पानी की स्टोरेज के लिए। वहीं 3 और दोस्तों ने भी बताया कि उन्होंने सजीत को किसी नीले ड्रम में
कुछ डालते हुए देखा था। इसी से पुलिस ने पूरे केस को सॉल्व किया। पुलिस के सामने अब पूरा केस खुल चुका था। दरअसल सजीत को डर था कि जब शकुंतला अश्वती को उसकी सच्चाई बताएगी तो वह उसे छोड़ देगी और अपने बच्चों से भी नहीं मिलने देगी। इसलिए सजीत ने शकुंतला का मर्डर कर दिया। ड्रम मिलने की खबर जब उसने अखबार में पढ़ी तो पकड़े जाने के डर से और साथ ही उसे इस मर्डर का इतना अफसोस हुआ कि उसने खुद ही कोई केमिकल निगलकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। जैसे ही उसने केमिकल निगला उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह पुलिस ने इस उलझनों से भरे केस को सॉल्व कर दिया। जमीन जायदाद के झगड़ों से ज्यादा नाजायज रिश्ते ही ज्यादातर लोगों की मौत का कारण बनते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट कर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद।